वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज। तो इससे पहले हम लोग ने इंडस्ट्री पार्ट 1 कर लिया था। आज ये लास्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगा। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो ये सेम वीडियो आप लोग बंगाली लैंग्वेज में देख सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर। इंडस्ट्रीज के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? जितने भी इंडस्ट्रीज है वो सब बनाने के लिए जो मेन इंडस्ट्रीज होते हैं, जो मेन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वो इंडस्ट्रीज होते हैं जिन पे बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज है वो सब डिपेंडेंट होते हैं। तो वह टोटल कितने 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में अगर बात की जाए तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर से यहाँ पर वो अपना रिपोर्ट देते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना है इंडस्ट्रीज में। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो है आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम रिफाइनरी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका 28.04%। फिर आता है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अगर बात की जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन है 19.85। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो है आपका कोल। तो कोल से आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है आपके इंडिया में। फिर आता है आपका स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो स्टील इंडस्ट्री का जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो है 17.92%। तो ये है स्टील का। फोर्थ में आता है आपका कोल। कोल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये आता है आपका 10.33%। कोल का जैसे कि आपको पता ही है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं और भी बहुत सारे काम में आता है कोल। कोल का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो वो है आपका 10.33%। फिर आता है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 8.98%। फिर आता है आपका क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है आपका 6.88%। ये क्रूड ऑयल जब जमीन से या फिर समुद्र से पहली बार तेल को निकाला जाता है वो होता है आपका क्रूड ऑयल। इससे क्रूड ऑयल को फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी में भेजा जाता है और फिर डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोल, डीजल, ये सब निकाले जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट हम लोग का रॉ मटेरियल निकलता है वो है आपका क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का परसेंटेज कितना है? 6.88%। फिर आता है आपका सीमेंट प्रोडक्शन। सीमेंट प्रोडक्शन के अगर देखा जाए तो है आपका 5.37%। ये सीमेंट प्रोडक्शन जिस कंट्री में जितना ज़्यादा होगा वो कंट्री उतना ज़्यादा डेवलप्ड होगा। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं जब सीमेंट लगेगा, क्योंकि कोई बिल्डिंग बनाना होगा या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा तभी आपका सीमेंट ज़्यादा लगता है। और सीमेंट ज़्यादा लगने का मतलब क्या है? कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्री और भी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है। फिर आता है आपका फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का अगर देखा जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन है आपका 2.68%। तो ये है आपके 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। फिर अगर कंपनीज की बात की जाए, जो कंपनीज होते हैं बड़े बड़े उन्हें 3 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका महारत्न कंपनीज। महारत्न कंपनीज की बात की जाए तो इंडिया में टोटल 10 महारत्न कंपनीज है। महारत्न कंपनीज मतलब बहुत बड़ी कंपनीज जिनके बहुत सारे ब्रांचेस है और उनके ब्रांचेस इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है महारत्न कंपनीज। जैसे कि आपका टाटा हो गया या फिर आपका बिरला हो गया, ये है आपका महारत्न कंपनीज। फिर आता है आपका नवरत्न कंपनीज। नवरत्न कंपनीज भी बहुत बड़ी कंपनी होती है पर वो महारत्न कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है। तो महारत्न कंपनीज कितनी है? तो 14। फिर आता है मिनी रत्न कंपनीज। मिनी रत्न कंपनीज की अगर बात की जाए कितनी है तो वो है आपकी 73। अभी आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बारे में देख रहे हैं, जो कोर इंडस्ट्रीज 8 कोर इंडस्ट्री इसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में देख रहे हैं। पर जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज है इनके
इनको भी सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नियम निकाला था, जो कि है MSME डेवलपमेंट एक्ट। और ये किस साल पे निकाला गया था? तो फिर ये 2006 को। MSME का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यही है MSME। तो इसमें क्या होता है, जो छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं इनसे प्रोडक्ट लेने के बाद इनको पैसा देने से मना कर दिया जाता है। बोला जाता है कि हम लोग तुमको पैसा नहीं देंगे, या फिर पैसे देने में बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं पैसे देने में जब लेट करते हैं तब इंडस्ट्रीज का नुकसान होता है, तो आस्ते आस्ते ये इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने देखा इनको सपोर्ट करना है और इसीलिए ये एक्ट निकाला गया था, MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसमें क्या नियम बनाया गया कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, मान लीजिए आप कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री से, मीडियम या स्मॉल इंडस्ट्री से कोई भी सामान लेते हो, तो फिर आपको सामान लेने के 45 डेज के अंदर पैसा देना होगा। जो पैसा है ट्रक लेने के बाद, वो पैसा आपको 45 डेज के अंदर देना होगा। और अगर आप 45 डेज के अंदर वो पैसा नहीं देते तो फिर जो प्राइस है, मान लीजिए 10 रुपये, उसके ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा आफ्टर 45 डेज। तो अगर आप पैसा 45 डेज तक नहीं देते तो उसके ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा। तो यही एक बार यहाँ पर देख लेते। एनी बायर हु फेल्स टू मेक अ पेमेंट, बायर मतलब जिसने सामान खरीदा है, वो अगर पेमेंट ना करे 45 डेज ऑफ अग्रीड टर्म, तो फिर लायबल टू पे मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब सामान देने के बाद अगर ये बात होता है कि 3 महीने में पैसा दे दिया जाएगा और 3 महीने के बाद प्लस 45 डेज किया जाता है, तभी अगर वो पैसा ना दे तो जितना पैसा होता है उसके ऊपर उसे कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है। फिर आता है हम लोग का स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो ये मदद करता है आपके स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियली। तो यहाँ पर आप लोग ने जो पहले हम लोग ने देखा MSME को डेवलपमेंट एक्ट के तहत देखा जाता है कि अगर कोई कस्टमर उसको पैसा ना देना चाहे तो कैसे उससे पैसा लेना पड़ता है। और ये स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये देखती है कि छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है उनको आसानी से आपका लोन मिल सके और पैसा मिल सके इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा तो कभी भी कंपनी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इन छोटे छोटे फैक्ट्रीज को, छोटे छोटे कंपनीज को आसानी से लोन मिल सके, ये देखती है आपकी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब देखेंगे FDI इन डिफरेंट सेक्टर्स। FDI का मतलब यही होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब देश के बाहर से, इंडिया के बाहर से जो पैसा आता है कंपनीज के लिए, उसी को कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। ये मैक्सिमम कितना वो इन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं ये देखेंगे FDI में। तो सबसे पहले आते हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में आता है आपका 49%। यहाँ पर आप देख सकते हैं समाचार प्रसारण, ये है आपका 49%। फिर आता है आपका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब आपका न्यूज़पेपर हो गया, उसमें कितना परसेंटेज ये लोग कर सकते हैं, ये 26%। तो ये याद रखिए ये मैक्सिमम परसेंटेज है, इससे ज़्यादा वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर आता है आपका प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की अगर बात की जाए तो ये है आपका 74%। फिर आता है आपका बैंकिंग, जो कि आपका प्राइवेट सेक्टर का बैंकिंग होता है, उसमें उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका 74%। फिर आता है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है 49%। पेंशन सेक्टर जो कि फिर से आता है 49%। और आपका पावर एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज या फिर पावर सप्लाई में भी उनका जो परसेंटेज होता है वो है 49%। आपने बहुत सारे में देखा है कि उनका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो है 49%। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि आप समझिए
कंपनी के आप जब 50% शेयर खरीद लेते या फिर 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेते तो आप कंपनी के ओनर या फिर को ओनर बन जाते हैं। पर 49% शेयर जब तक आपके पास रह सकता है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, तब तक कंपनी आपकी नहीं हो सकती है, पर कंपनी का बहुत सारा शेयर आपके पास हो सकता है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट और दूसरा होता है ऑटो परमिशन। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो गवर्नमेंट टाइप के एफडीआई होते हैं उनमें परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कितना ज़्यादा तकलीफ होता था, पर 1991 में जब मार्केट को ओपन कर दिया गया तब बाहर की बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया में एफडीआई किया, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, और इंडिया को रेस्ट्रिक्शन से बहुत ज़्यादा छुटकारा मिला था। इसी टाइम में आपका जो है क्या बोलेगा, हाँ, रेड टेप, ये रेड टेप जो था वो हटा दिया गया था, उसे अबॉलिश कर दिया गया था। रेड टेप क्या होता था, गवर्नमेंट सेक्टर्स जो भी कंपनीज उनके हिसाब से काम नहीं करती थी उनको बंद कर देते थे, चारों तरफ से लाल टेप से बंद कर दिया जाता था। इसी चीज को बिल्कुल हटा दिया गया था। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, इसमें अगर आपके पास करेक्ट डॉक्यूमेंट होंगे तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होता। तो परमिशन नीडेड फॉर द गवर्नमेंट, और ऑटो तो इसका ठीक उल्टा है, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए होता है। फिर हम लोग देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसमें प्रोहिबिट किया गया। तो पहला है आपका लॉटरी, दूसरा आपका गैम्बलिंग, तीसरा आपका बेटिंग, चौथा है आपका रियल एस्टेट बिजनेस, पांचवा है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, और छठा है आपका एटॉमिक एनर्जी। तो पहले पांच जो देखेंगे वो सब गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं कि वो सब प्रमोट किया जाए, वो सब और भी स्प्रेड किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो वो सब फैक्ट्रीज जो है और भी आगे बढ़ेंगी। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती ये सब जो इंडस्ट्रीज उन्हें कभी भी प्रमोट किया जाए। आखिरकार में एटॉमिक एनर्जी की बात की जाए तो एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि उनके पास पूरा कंट्रोल रहे, और एटॉमिक एनर्जी कैसे यूज़ करना है या फिर क्या यूज़ करना है वो सब वही डिसाइड करे। इसलिए एटॉमिक एनर्जी में जो है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। अब कुछ टर्म्स है जो इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। पहला है आपका इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस में क्या होता है, मान लीजिए एक साल में अगर फैक्ट्री बनाने में और फैक्ट्री चलाने में जितना आपका पैसा खर्चा होता है उससे ज़्यादा आपका लॉस हो जाए तो फिर उससे कहा जाता है आपका इंडस्ट्रियल सिकनेस। मान लीजिए कोई फैक्ट्री बनाने में आपको 10 रुपये खर्चे होते हैं और फैक्ट्री चलाने में 5 रुपये खर्चा होता है आपका, तो टोटल हो गया आपका 15 रुपये, और उसी साल एक साल में आपका लॉस हो गया 16 रुपये। तो जब ये लॉस आपके टोटल जो फैक्ट्री का कॉस्ट है उससे ज़्यादा हो जाता है तब कहा जाता है आपका इंडस्ट्रियल सिकनेस। वही चीज़ यहाँ पर पढ़ लेंगे, when a company has suffered equal to or more losses than its entire worth in a financial year, तब उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल सिकनेस। और जब इंडस्ट्रियल सिकनेस होता है तब ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज होती है या फिर इंडस्ट्रीज होती है वो सारी बंद हो जाती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतने लॉस के अंडर कोई भी फैक्ट्री नहीं चल सकती। फिर आता है आपका अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग में क्या होता है, कोई मान लीजिए इंश्योरेंस है तो कंपनी जो इंश्योरेंस आपको देती है वो दूसरा कोई थर्ड पार्टी जो है उस इंश्योरेंस को खरीद लेता है, तो वही होता है आपका अंडर राइटिंग। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने एसबीआई से एक इंश्योरेंस करवाया, एसबीआई से जो आपने इंश्योरेंस करवाया बाद में वो इंश्योरेंस आपकी आईसीआईसीआई बैंक खरीद लेती है, पैसा देके एसबीआई से खरीद लेती है कि इंश्योरेंस का जो पैसा है मुझे दे दो, अगर कोई इंश्योरेंस का दूसरा उससे पैसा देना होगा तो फिर वो मेरे तरफ से मिल जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है।
ऐसा होता तो नहीं है, पर सिर्फ एक एग्जाम्पल है ताकि आपको ये अंडरराइटिंग जो है अच्छे से समझ में आ जाए। अंडरराइटिंग क्या है? टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी बाय एग्रीइंग टू पे इफ देयर इज एनी डैमेज और लॉस। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एसबीआई से आईसीआई के पास आ गई है। अब कोई भी अगर डैमेज होगा या फिर कोई भी लॉस होगा तो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो आईसीआईसीआई को देना होगा, ना कि एसबीआई को। अब समझते हैं पॉलिसी स्कीम क्या होता है। पॉलिसी स्कीम अगर आसान शब्दों में आपको समझाया जाए तो वो होता है 25 दिन में पैसा डबल। ये एक स्क्रीन ले लेते हैं। वो जो स्कीम आते हैं जैसे कि 25 दिन में पैसा डबल या फिर आपके पैसे 2 दिन में डबल, ये सब जो होता है झूठा स्कीम, उन्हें कहा जाता है आपका पॉलिसी स्कीम। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी बैंक में किसी लोगों ने मिलके एक इंस्टीट्यूशन खोला और उन्होंने ये फेमस कर दिया कि 25 दिन में अगर आप पैसा देंगे तो 25 दिन में पैसा डबल करके आपको वापस दे देंगे। ये सब बात जब लोग सोचते हैं और लोग सुनते हैं तो कुछ लोग मान लेते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए उनके पैसे उनके पास दे देते हैं, तो एक वीक में इनको 25 रुपये मिल गए, तो दूसरे वीक में इनको और भी लोग जब सुना कि वो अपना पैसा दे रहे तब वो क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3 जनों ने अपना 25-25 रुपया उनको दे दिया, तो सेकेंड वीक में उनको 3 जन से 25 रुपया मिल गया। अब वो क्या करते हैं, जो पहले जन ने पैसा दिया था उनका 25 रुपया और दूसरा जो कस्टमर है उसका 25 रुपया मिला के उससे 50 रुपये वापस कर देते हैं। तो ये जब 50 रुपये पहले वाले कस्टमर को वापस मिल जाता है तब दूसरे जितने भी लोग हैं आसपास से उनको ये चीज़ पता चलते हैं और वो सोचते हैं कि ये सही में कोई स्कीम है जिससे हम लोग का पैसा डबल हो जाता है, तो वो सभी लोग अपना पैसा लगा लेते हैं और लास्ट में क्या होता है, ये जो पूरा इंस्टीट्यूशन है या फिर ये जितना भी रैकेट चल रहा है, करप्शन चलता है, वो ये सारे पैसे लेके फरार हो जाता है। तो यही होता है आपका पॉलिसी स्कीम। यहाँ पर देख लेंगे, अ फॉर्म ऑफ फ्रॉड इन विच बिलीफ इन द सक्सेस ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। नॉन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज क्या हो गया, जैसे कि आपका लक्ष्मी चिट फंड या फिर दूसरा कोई चिट फंड इज फॉस्टर्ड बाय द पेमेंट ऑफ क्विक रिटर्न टू द फर्स्ट इन्वेस्टर। जैसा कि पहला इन्वेस्टर है उससे जल्दी से पैसा मिल जाता है ताकि वो दूसरे लोगों को ये स्प्रेड कर पाए और दूसरे लोग जो है उन पे और भी पैसा लगा पाए। फर्स्ट इन्वेस्टर बाय द मनी इन्वेस्टेड बाय द लेटर इन्वेस्टर्स। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दूसरे जो कस्टमर्स है जो इन्वेस्ट करते पैसा, उनका पैसा पहले कस्टमर को दे दिया जाता है और सभी सोचने ये लगते हैं कि उन्होंने सच में पैसा डबल कर दिया या फिर ये कोई बिजनेस का नया सीक्रेट जो है उनको पता चला है। तो यही होता है आपका पॉलिसी स्कीम। फिर आता है आपका फ्रेट इक्वलाइजेशन। फ्रेट इक्वलाइजेशन में क्या क्या था गवर्नमेंट ने, कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया था कि आप इंडिया में कहीं भी आपके इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज सेटअप करने के बाद जो आपको मिनरल्स लाना होगा, इंडस्ट्रीज कहीं भी सेटअप करने के बाद मिनरल्स जो इंडस्ट्रीज में लाना होगा, इसमें जितना आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, इस ट्रांसपोर्ट का 1% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से मिल जाएगा। यही है आपका फ्रेट इक्वलाइजेशन। फ्रेट इक्वलाइजेशन क्या है, दिस मेंट अ फैक्ट्री कुड बी सेटअप एनीवेयर इन इंडिया। तो आप अपना इंडस्ट्री या फिर जो फैक्ट्री है वो इंडिया में कहीं भी सेटअप कीजिए। एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स वुड बी सब्सिडाइज। सब्सिडाइज मतलब गवर्नमेंट के तरफ से कुछ पैसा मिल जाएगा और जो टोटल खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट में वो आपको कम पड़ेगा। सब्सिडाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही होता है आपका फ्रेट इक्वलाइजेशन। तो इंडस्ट्रीज का चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है।
थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।